हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिस्टाइन क्लासेस में, जहां आज हम लोग करने वाले हैं एनसीटी 2025 के प्रीवियस ईयर इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन, जो शिफ्ट 1 में पूछा गया। लेकिन जो संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो चर्चित नहीं होता। तो आप लोग भी पीवाईक्यू के साथ अपनी मेहनत के साथ संघर्ष करते रहिए। ये आज नहीं तो कल आप लोग जरूर सफलता हासिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आपके पीवाईक्यू का। उससे पहले आप सभी लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें हमारे यूट्यूब प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से यूट्यूब का चैनल, आप उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा इसका, क्योंकि आने वाली वीडियो सब फ्री और लाइव सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम @प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से हमारे इंस्टाग्राम आईडी, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू काफी सारे नॉलेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी के साथ आप तीसरा हमारे ऑफिशियल ऐप से विजिट कर लीजिए, काफी मिनिमम फीस में आपको बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको काफी फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7309733765 पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी मतलब कि इन सारी चीजों से आपको काफी आपकी स्टडी में हेल्प मिलने वाली है। चलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे यहाँ पे कुछ कोर्सेस लॉन्च हुए हैं, जिसमें बैचेस हैं, जिसमें आपको बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड नॉन डोमिन जैसे काफी सारे कोर्सेज के आपको काफी मिनिमम फीस में आपको बैचेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, फेस टू फेस गाइडेंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज चलिए क्वेश्चन का आप नेचर देखते हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। तो हम लोग को जो एनसीटी 2025 में या जब भी क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर पूछा, कितना टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 28 क्वेश्चन पूछता है। हमें कंपल्सरी होता है 28 क्वेश्चन करना। और जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स को होते हैं। और उसमें से अगर एक सही करते हैं तो हमें 4 नंबर मिलते हैं, जो वही गलत करते हैं तो कितना, 1 नंबर हमारा किसमें चला जाता है, माइनस मार्किंग में। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं कि क्वेश्चन देखिए 28 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें से कम हमें 25 क्वेश्चन करने ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आते हैं, सबसे पहली बात किसके बारे में पूछ रहा है, तो अशोक के धम्म के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, अशोक के धम्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। अशोक के धम्म के बारे में इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो चलिए इसमें से देखते हैं पहले अशोक के बारे में। अशोक इसमें से पूछ रहा है, सबसे पहली बात थी अशोक के धम्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अशोक के धम्म की बात कर रहा है। अशोक के धम्म की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अशोक का जो धम्म था एक प्रकार से क्या था, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो था ये एक नैतिक आदर्श था। क्या था, नैतिक आदर्श था। अशोक का जो धम्म था वो क्या था, एक प्रकार से नैतिक आदर्श था। अभी नैतिक आदर्श में क्या होता है कि हम वो कार्य न करें, ठीक है, जो दूसरों को पसंद ना आए। ये हो सकता है एक तरीके से। अशोक के धम्म में क्या था कि नैतिक आदर्श का मतलब क्या होता है, हम वो काम न करें जो दूसरों को पसंद ना आए, बाकी अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित भी मतलब बना रहे। या तो दूसरे का हित क्या हो, सर्वोपरि हो, अपना हित क्या हो, मतलब अपने हित को ना देखते हुए दूसरों की मतलब भला करना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो नैतिक आदर्श में क्या था, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों को मानना इत्यादि। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है, मानना इत्यादि कुछ ऐसे थे। ठीक है, अब आगे इसमें देख लिया जाएगा क्या है। सभी धर्मों को मानना, बड़ों का सम्मान करना। उससे पहले हम लोग अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक कौन थे, तो ये सबसे पहले कौन से साम्राज्य से संबंधित थे, तो अशोक जो थे इनका साम्राज्य था मौर्य वंश। कौन सा था, मौर्य वंश। और इनकी जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, स्थापना की बात करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके पुत्र जो उत्तराधिकारी थे, इनके उत्तराधिकारी कौन थे, तो ब्रह्मगुप्त था। कौन था, सॉरी, बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार था। जो बिंदुसार था उसका ही उत्तराधिकारी जो हुआ वो कौन था, अशोक। अब अशोक इतना फेमस क्यों हुआ, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अशोक फेमस क्यों था, यानी अशोक जो था इतना फेमस क्यों था, प्रसिद्ध क्यों था। अब अशोक इतना फेमस क्यों था, तो ये कह सकते हैं कि जो अशोक जो था इसने सबसे पहले तो 261 में
261 में इसने क्या किया, एक कलिंग युद्ध हुआ, ठीक है। कलिंग में क्या हुआ, कलिंग यानी जो उड़ीसा था वहां पे युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इसने एक नीति बनाई जो कि युद्ध त्याग की नीति थी। क्या थी, युद्ध त्याग की, यानी इसने ये प्रण ले लिया कि हमें क्या करना है, इन फ्यूचर में कभी भी युद्ध नहीं लड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से इसने जब युद्ध त्याग दिया तो फिर इसने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया, इसने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। जब इसने बौद्ध धर्म यहाँ पे अपनाया तो इसके बाद इसको मतलब इसने कभी भी ये नहीं बोला कि क्या है कि हमारी जनता, मतलब जो हम बौद्ध धर्म को माने तो हमारी जनता भी बौद्ध धर्म को माने, ये कभी भी अपने धर्म जनता को कभी भी बौद्ध धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया। अब आते हैं बौद्ध चंद्रगुप्त सॉरी अशोक के बारे में कुछ, इसे हम लोग बोलते हैं सम्राट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम्राट भी बोलते हैं। और इसको प्रियदर्शी भी कहीं देखा जाता, किसी किसी मतलब अभिलेख में प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अशोक था इसको प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है, सम्राट। इसने बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, क्या मतलब कि अभिलेख का निर्माण कराया, कह सकते हैं कि बहुत सारे अभिलेखों का जो है, ठीक है, निर्माण कराया। तो इसमें एक इसका सबसे छोटा जो अभिलेख था वो कौन था, रुम्मेदेई था। कौन सा था, रुम्मेदेई अभिलेख। और जो कौशाम्बी अभिलेख इसने इसी के समय काल का था, कौशाम्बी अभिलेख, जो कौशाम्बी अभिलेख था उसे हम लोग बोलते हैं रानी का अभिलेख। क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख। तो यहाँ तक अभी देखते हैं कि अशोक हमें किसके बारे में पूछ रहा था, अशोक का जो धम्म था, यानी जो अशोक का नैतिक आदर्श था उस पे ये क्वेश्चन था। तो देखते हैं अशोक का जो अभी धम्म था उसके बारे में जो क्वेश्चन था उस पे चलते हैं। तो हम एक बार भी बोले कि अशोक का जो धम्म होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से नैतिक आदर्श है। क्या है, नैतिक आदर्श है। जब नैतिक आदर्श, अशोक का धम्म जो एक नैतिक आदर्श है, तब इसमें कह सकते हैं कि नैतिक आदर्श का मतलब क्या होगा, बड़ों का सम्मान करना होगा, ये हो सकता है, बड़ों के प्रति सम्मान करना। दूसरा, इसमें दासों और सेवकों के प्रति दया की भाव होगी। जाहिर सी बात है कि जब नैतिक आदर्श है तो दया की भाव होनी चाहिए। अब इसमें केवल अपने ही धर्म, यहाँ पे एक वर्ड दिया, अपने ही धर्म और परंपरा का सम्मान शामिल था, तो हम कह सकते नहीं, वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन अपने जो प्रजा थी उसकी, उस पे बौद्ध धर्म को कभी ये बाध्य नहीं किया कि तुम भी बौद्ध धर्म को मानो। अब चौथा कि अशोक ने अपने धर्म को समझाने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया, तो कह सकते हैं हाँ किया। यानी ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन जो यहाँ पे पूछा असत्य पूछा है, तो हमारा जो तीसरा है ये क्या पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसने ये विचार दिया कि जब भूमि औसत से अधिक उपज देती है तो अधिशेष पर राज्य को कर लगा देना चाहिए। यानी कि जो हमें अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भूमि क्या करें, किसकी बात कर रहा है, जब भूमि, ठीक है, औसत यानी जितना अनुमान है, ठीक है, अगर उससे अधिक, यानी कि मतलब लाभ जितना हमें आवश्यकता है उससे अगर अधिक उपज दे, ठीक है, अधिक क्या दे, उपज दे, तो हमें क्या लगा देना चाहिए, यानी राज्य को, यानी राज्य या सरकार को, यहाँ पे कह रहा है राज्य या सरकार को क्या लगा देना चाहिए, कर लगा देना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को किसने कहा था, क्वेश्चन पूछा है कि इस स्टेटमेंट को किसने कहा था कि जब भूमि, यानी जो भूमि है, ठीक है, औसत से अधिक उपज दे तो उस पर क्या लगा देना, सरकार या राज्य को, ठीक है, कर लगा देना चाहिए। तो किसने कहा था, तो जाहिर सी बात है जो पैसे की बात कौन करता है, इनकम की बात कौन करता है, अर्थशास्त्री करता है। कौन करता है इसकी बात, पैसों की बात कौन करता है, तो अर्थशास्त्री। तो इन चारों में से हम लोग देखा जाए कि अर्थशास्त्री कौन है, इन चारों में से देखा जाए अर्थशास्त्री कौन था। तो यहाँ पे दिया हमें ऑप्शन दिया पहला, फ्रांसिस बुकानन। क्या दिया है पहला, तो जो फ्रांसिस बुकानन था वो क्या था, सर्वेक्षण करता था। क्या था, सर्वेक्षण करता था, ठीक है। तो ये तो करेगा नहीं, पैसे की बात सर्वेक्षण करता है, हम मानते हैं कि कर सकता है, लेकिन ये जो जनरली जमीन उमीन का करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ल्स कॉर्नवालिस दिया है और थॉमस मुनरो दिया है, ठीक है, कॉर्नवालिस दिया और साथ में क्या दिया है हमें, मुनरो दिया है। अब ये दोनों क्या थे, तो ब्रिटिश, ये गवर्नर जनरल थे, क्या थे, गवर्नर जनरल थे, दोनों क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब इसके बाद यहाँ पे डेविस रिकार्डो जो है ये क्या था, अर्थशास्त्री था। डेविस रिकार्डो क्या था, ये क्या था, अर्थशास्त्री था। डेविस रिकार्डो क्या था, अर्थशास्त्री था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉर्नवालिस दिया है, मुनरो दिया है। कॉर्नवालिस जो भारत का गवर्नर जनरल भी था, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सिविल सेवा का जनक। क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज का क्या बोलते हैं, सिविल सेवा का, जो सिविल सेवा है, ठीक है, उसका क्या है, ये कॉर्नवालिस क्या है, जनक है।
इसके बाद दूसरा पूछा है मुनरो। अब इसी कॉर्नवालिस के समय में कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी? तो जमींदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी। कौन सी प्रथा स्टार्ट की गई थी? दूसरे पेज पे हम लोग देख लेते हैं। एक कॉर्नवालिस के बारे में पूछा है, दूसरा किसके बारे में पूछा है? मुनरो के बारे में। कॉर्नवालिस, ठीक है, और दूसरा क्या था? मुनरो। तो कॉर्नवालिस के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। कॉर्नवालिस जो था, ठीक है, ये भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। और दूसरी बात है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल सेवा का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल सेवा का, इसे बोलते हैं सिविल सेवा का जनक। और तीसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी के समय में भारत में क्या हुई थी? जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा मतलब जमींदारी प्रथा मतलब जमींदारी प्रथा भारत में इसी के समय में क्या हुई थी? लागू हुई थी। इसी के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। जमींदारी प्रथा इसके द्वारा क्या की गई थी? लागू की थी। अब ये जमींदारी प्रथा क्या था? तो जमींदारी प्रथा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करती थी? लगान लेती थी। यानी कि किससे लेगी लगान? किससे लेती थी? किसानों से, ठीक है। लेकिन ये किसानों से डायरेक्ट न लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगान लेती थी किसानों से डायरेक्ट न लेकर बीच में कौन होता था? बीच में होता था जमींदार। कौन होता था? जमींदार। अब ये जमींदारों को क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एक राइट देती थी? क्या देती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इनको राइट देती थी। किसको? जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी राइट देती थी। कौन सा राइट देती थी? कि आप किसानों से क्या कीजिए? लगान लेकर, लगान वसूल कर, ठीक है, लगान वसूल कर हमें दे दीजिए। ये क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, वो क्या किस जमींदारों से कहती थी कि आप हमें लगान वसूल कर, ठीक है, किसानों से लगान वसूल कर आप हमें दे दीजिए। जब ये इस जमींदार अगर किसानों से लगान वसूल कर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाते थे, तो यहाँ पे एक कानून चलता था सनसेट का। कौन सा? सनसेट, यानी कि सूर्यास्त का कानून। कौन सा? सूर्यास्त का कानून चलता था, ठीक है, सूर्यास्त का कानून चलता था। और इस कानून में ये था कि अगर जो मतलब कि जिस दिन को निश्चित होता था, जिस तारीख को निश्चित होता था, जिस तारीख को मतलब कि जैसे कि किसी कोई तारीख होता था, अगर उस दिन जमींदार पैसे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान नहीं देते थे, कौन? जमींदार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान नहीं देते थे, तो इनकी जमींदारी को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था। इनकी जमींदारी को क्या कर दिया जाता था? यहाँ पे नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। अब बढ़ते अपने, इसी के बाद आते हैं मुनरो पे बात करते हैं, ठीक है। मुनरो जो था ये कुछ ज्यादा इसके बारे में विशेष तो नहीं। इसी के समय में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, इसमें क्या होता था कि जनरली क्या होता था कि गांव का एक रैयतवाड़ी में डायरेक्ट डायरेक्ट जो यहाँ पे जमींदार होता था, जमींदार न होकर, यहाँ पे जो जमींदार था, जमींदार न होकर किससे डायरेक्ट किसान लगान लिया जाता था? तो किसानों से। किससे लिया जाता था? किसानों से। और ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 1793 में स्टार्ट किया गया था, ठीक। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी व्यवस्था। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, वो वाला क्वेश्चन था अभी। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 4 होगा। बाकी ये फ्रांसिस बुकानन भारत में क्या था? सर्वेक्षण करता था। चार्ल्स कॉर्नवालिस और मुनरो जो थे भारत में क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और वही जो डेविड रिकार्डो जो था, ये क्या था? भारत का अर्थशास्त्री था। इसने ही बताया था कि जब भूमि क्या करे? औसत से अधिक, जब भूमि क्या करे? औसत से अधिक उपज दे, तो हर राज्य को क्या कर देना चाहिए? उस पर कर लगा देना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये डेविड रिकार्डो जो होगा वो आंसर पूरी तरीके से क्या होगा? 4 सही होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है तमिल भक्ति भजनों में बौद्ध और जैन धर्म का विरोध एक प्रमुख विषय क्यों बन गया? यानी तमिल भक्ति भजनों में, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का विरोध एक प्रमुख विषय क्यों बन गया? तो आते हैं इस पे भी देखते हैं किसकी बात कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है बौद्ध की और जैन की। किसकी बात कर रहा है? बौद्ध प्लस जैन, इन दोनों को एक साइड कर दिया। और इसके बाद बात कर रहा है तमिल भक्ति भजनों की। किसकी बात कर रहा है? तमिल भक्ति भजनों की। अब बात करते हैं, ये जो बौद्ध और जैन धर्म के लोग थे, ठीक है, ये मानवतावाद पे बल देते थे। किस पे देते थे? ये मानवतावाद पे बल देते थे। और जो तमिल भक्ति भजन थे, ये किस पे मानते थे? तो भक्ति मतलब मानते थे, कह सकते कि ईश्वर पे विश्वास रखते थे। किस पे? ईश्वर पे विश्वास रखते थे। ईश्वर पे विश्वास रखते थे, साथ में मूर्ति पूजा पे बल देते थे। ये किस पे? मूर्ति पूजा पे क्या करते थे? बल देते थे। तो यानी ये मूर्ति पूजा पे बल नहीं देते थे, इसका अपोजिट कर दिया जाता है, मूर्ति पूजा पे बल नहीं देते थे। तो इन दोनों में जो टकराव का कारण था वो क्या था? दोनों के विचार क्या थे?
दोनों के विचार कि एक भगवान को मानता है, दूसरा भगवान को नहीं मानता। जो ये जैन और बौद्ध धर्म के लोग थे, वो मानवतावाद पे बल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भगवान को कहते थे नहीं, भगवान मतलब नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, ठीक है। जो मतलब कि जो मानव ही सब मतलब कि सर्वोच्च यहाँ पे माना जाता था, कि मानव को ही सर्वोच्च माना जाता था। वहीं पे ये जो होते थे, ये भगवान को मानते थे, विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, कर्मकांडी व्यवस्था का मतलब ये लोग पालन करते थे, कह सकते हैं कर्मकांडी व्यवस्था का, जो कर्मकांडी व्यवस्था थी उसका भी पालन करते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों के जो टकराव के कारण थे वो क्या थे, विचार थे। तो क्वेश्चन हमारा जो पूछा है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे जो पूछा है, क्वेश्चन जो पूछा है कि तमिल भक्ति भजनों में बौद्ध और जैन धर्म का विरोध एक प्रमुख विषय क्यों बना। तो यहाँ पे कह सकते हैं बौद्ध और जैन धर्म की उच्च, ठीक है, लोकप्रियता मैटर नहीं करती थी, मैटर क्या करती थी, दोनों के विरोध के कारण क्या थे। तो दोनों के विरोध का जो कारण था, राजा के आदेश नहीं, राजा तो हस्तक्षेप ही नहीं करता, ठीक है। इनके बीच विरोध का जो था, इनके विरोध का कारण जो था, इनके विचार थे। दोनों के विचार टकराते थे, क्योंकि विचार इसलिए टकराते थे क्योंकि एक ईश्वर को मानता था, दूसरा ईश्वर को नहीं मानता था। एक मानवतावाद पे बल देता था, दूसरा किस पे बल देता था, ईश्वर पे बल देता था। तो वहीं पर राजकीय संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा, तो कह सकते हैं नहीं, ऑप्शन हमारा जो सी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, सही है। तमिल भक्ति भजनों बौद्ध और जैन धर्म का विरोध एक प्रमुख का विषय क्यों बना, तो ये कह सकते हैं कि राजा के आदेश ना होकर ये दोनों के विचार थे, एक ईश्वर को मानता था, दूसरा ईश्वर को नहीं मानता था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि सूची लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराइए। मैचिंग पूछा है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले पूछा है कि यहाँ पे विनय पिटक, शुद्ध पिटक, महावंश और अभिधम्म पिटक, यानी हमें 4 चीजें दी हुई हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन में क्या दिया कि बौद्ध धर्म का हमें क्या दिया है, यहाँ पे ग्रंथ दिया है। वहीं पे हमें यहाँ पे क्या दिया, इससे संबंधित जो भी है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो विनय पिटक है वो क्या होता है, तो हम लोग एक नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो विनय पिटक जो होता है, ठीक है, विनय पिटक जो होता है बौद्ध धर्म का क्या होता है, क्षेत्रीय इतिहास होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संघ के नियम नहीं, जो विनय पिटक होता है वो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो संघ के नियम होते हैं वो हमारा क्या होता है, विनय पिटक में लिखा गया। संघ के नियम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, विनय पिटक में लिखा गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बुद्ध के द्वारा दिए गए जो दार्शनिक विषय थे, ठीक है, दार्शनिक विषय किसमें लिखे गए, तो सूत्र पिटक में लिखे गए। किसमें लिखे गए, सूत्र पिटक में। दार्शनिक विषय जो है वो किसमें है, तो सूत्र पिटक में। वही बात करके महावंश जो होता है वो क्या है, क्षेत्रीय इतिहास है। क्या है महावंश, मतलब कि ये क्या है, क्षेत्रीय इतिहास है। और वहीं पे अभिधम्म पिटक जो है, ठीक है, वो दार्शनिक विषय है। क्या अभिधम्म पिटक, सॉरी, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विषय है। अभिधम्म पिटक जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दार्शनिक विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दार्शनिक विषय, ठीक। अब इसके बाद सूत पिटक जो होगा, ठीक है, लास्टली सूत पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए क्या होते हैं, यहाँ पे उपदेश हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला का ये विनय पिटक जो होगा ये संघ का नियम हो जाएगा, संघ के नियम हो जाएंगे। वही सूत पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हो जाते हैं। और क्षेत्रीय इतिहास में जो होगा, महावंश में क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय इतिहास हो जाएगा। और अभिधम्म पिटक में क्या हो जाएगा, दार्शनिक विषय हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो पहला का क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा का दूसरा हो जाएगा, और उपदेश तीसरा इसका हो जाएगा। और महावंश में जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, और इसके बाद दार्शनिक विषय में क्या हो जाएगा हमारा चौथा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा आंसर सही होता है हमारा, तो पहला का चौथा, दूसरा का पहला, तीसरा का तीसरा, चौथा का दूसरा। इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो विनय पिटक पूछा गया, विनय पिटक में क्या हो जाएगा, संघ के नियम होते थे। वह सूत पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए जितने भी उद्देश्य हैं, ठीक है, इस ग्रंथ में लिखे गए हैं, ठीक है। और महावंश का जो क्षेत्रीय इतिहास है वो, सॉरी सॉरी, जो बुद्ध के जो क्षेत्रीय इतिहास जो दौरान का रहा है वो किसमें है, तो बुद्ध के कौन से ग्रंथ में है, तो महावंश में है। वही अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक विशेष जितने भी हैं, ठीक है, वो किसमें है, तो अभिधम्म पिटक में है, ठीक है। तब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गांधी जी ने एक श्रमिक विवाद अभियान में, ठीक है, हस्तक्षेप किया। यानी हस्तक्षेप किसकी बात कर रहा है, श्रमिक विवाद, किसकी बात कर रहा है, श्रमिक विवाद की बात कर रहा है।
तो जब श्रमिक विवाद की बात कर रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखा जाए कि इस चारों में से ऑप्शन में से श्रमिक से संबंधित कौन सा मतलब कि आंदोलन जो था वो श्रमिक से संबंधित था, यानी ये गांधी जी के द्वारा किया गया, मतलब गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन था इसमें भाग लिया गया था। कुछ ऐसे आंदोलन जैसे कि चंपारण, ये कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। तो कह सकते हैं कि जो 3 कठिया पद्धति थी, यहाँ पे 3 कठिया जो पद्धति थी उससे संबंधित था, ठीक है। कह सकते हैं नील की खेती करने के लिए जो किसानों को बाध्य किया गया था, तो वो ये चंपारण कहाँ पे है? तो चंपारण जो है बिहार में। कहाँ पे है? चंपारण बिहार में है। तो यहाँ पे 1917 में गांधी जी, मतलब कि यहाँ पे गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन होता है। और इस आंदोलन में क्या होता है कि गांधी जी जाते हैं और यहाँ पे जो नील की खेती करने वाले किसान थे, ठीक है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ठीक है, आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पे बात करते हैं बारडोली जो है, ये कब होता है? तो 1928 में होता है। कब होता है? 1928 में। और ये इसमें जो इसका जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारडोली सत्याग्रह है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन्हीं में इनको कौन सी उपाधि मिलती है? तो इनको एक उपाधि मिलती है। वो कौन सी उपाधि थी? सरदार की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर सरदार की उपाधि मिलती है तो बारडोली सत्याग्रह से ही मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं ये किससे संबंधित था? तो किसानों से था। किसानों से संबंधित था। किसानों के कौन सा मुद्दा था? तो कह सकते हैं कि मुद्दा जो था वो लगान को लेकर था। लगान क्या था? अधिक था, इसको लेकर ये आंदोलन था। अब बात करते हैं अहमदाबाद, ये किससे संबंधित था? तो प्लेग बोनस को लेकर था। किसको? ये क्या मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से श्रमिक आंदोलन था जो अहमदाबाद में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और ये क्या था? तो ये एक प्रकार से श्रमिक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? श्रमिक आंदोलन था। ये श्रमिक आंदोलन था। और ये किसको लेकर हुआ था? तो प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? प्लेग बोनस को लेकर हुआ था, ठीक। और इसके बाद एक हमें दिया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा क्या था? तो ये कह सकते हैं कि ये भी 1918 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात के खेड़ा में हुआ था। और इसके बाद ये किससे साथ था? तो किसानों के लगान को लेकर था। किसानों को जो था, ठीक है, लगान को लेकर था, लगान से संबंधित था। इस दौरान क्या हुआ था कि इसी क्षेत्र में अकाल पड़ा था। और अकाल के दौरान भी जो कंपनी थी वो कह रही थी कि नहीं लगान चाहिए। इसी को लेकर किसानों के बीच में क्या हुआ था? किसानों सरकार के बीच में क्या हुआ था? सरकार कह सकते हैं कि उनके बीच में क्या हुआ था? विवाद हुआ था। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गांधी जी ने एक श्रमिक विवाद अभियान में हस्तक्षेप किया? तो श्रमिकों, तो ये पहला जो हमारा था चंपारण वाला किससे संबंधित था? किसान से। बारडोली वाला भी किसान से संबंधित था। लेकिन अहमदाबाद वाला जो था ये किससे था? तो प्लेग बोनस को लेकर था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये प्लेग बोनस को लेकर था। और ये ये कंपनी में हुआ था। तो कह सकते हैं कि श्रमिकों से भी संबंधित था, ठीक। इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तो सब किसानों से तीनों संबंधित था, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का घटनाक्रम को सही, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए, यानी कि इसको लगाइए, व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है यहाँ पे, तो यानी इसको मतलब कि कालक्रम के अनुसार, ठीक है, इसको व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे जो सबसे पहले हमसे पूछा तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पराजय। विजयनगर साम्राज्य का पराजय ही नहीं हुआ था, यहाँ से वो आउट भी पूरी तरीके से हो चुका था, यानी यहाँ पे क्या हुआ हो गया था? समाप्त हो गया था। अब ये तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में होता है, ठीक है, जिसे राक्षसी तांगड़ी का शादी युद्ध कहते हैं। अब यहीं पे दूसरा जो स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे विजय कब किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा 1510 में क्या हुआ था? गोवा पे विजय किया गया था। और पुर्तगाली शासन की यहीं से क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, यानी पुर्तगालियों का शासन यहाँ से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। पुर्तगालियों का शासन यहाँ से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। वही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, यानी बाबर आता है, ठीक है, और पानीपत की लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? पानीपत की लड़ाई होती है। जब पानीपत की लड़ाई यहाँ पे होती है तो बाबर कब आता है? तो 12 से 6 में। 1526 होता है। पानीपत की लड़ाई कब होती है? 1526 में, ठीक। अब इसके बाद यहीं से क्या होता है? मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। और इसका चौथा में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1226, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? तो 1226 में। 1226 में क्या होती है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में।
इस हिसाब से देखा जाए तो पूछ रहा है कि मतलब कि कैसे लगाना है, तो सही घटनाक्रम के अनुसार लगाना है, यानी कि पहला हमारा कौन हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, डी हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा सी हो जाएगा और इसके बाद ए हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डी बी ए सी, डी बी सी ए, डी बी सी ए, यानी हमारा जो 4 आंसर यहाँ पे है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, डी बी सी ए। ठीक, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो तालीकोटा का युद्ध दिया था 1565 में हुआ था, यहीं से विजयनगर साम्राज्य क्या होता है, पूरे तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो जो विजयनगर साम्राज्य का शासन पूरा था। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के अमर नायक के बारे में निम्नलिखित में से क्या इनकैरेक्ट है। इनकैरेक्ट पूछा, पहली बात तो ये अमर नायक कौन थे, अमर नायक कह सकते हैं कि सैनिक प्रमुख था, ये कह सकते हैं, जो ये क्या था, जो अमर नायक था वो क्या था, सैनिक प्रमुख था, और ये इसका पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था, तो कह सकते हैं नहीं, इसका पद वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन ये राजा के क्या था, अधीन होता था, राजा के अधीन होता था, तो कह सकते हैं हाँ राजा के अधीन था। इसके बाद बात करते हैं, ये राजा का अधीन होता था, वक्त पड़ने पर राजा को ये क्या करता था, वक्त पड़ने पर राजा को अपनी सेना देता था, वक्त पड़ने पर राजा को अपनी सेना देता था, तो कह सकते हैं हाँ ये अपनी सेना देता था। और तीसरा कह सकते हैं कि ये गांव का क्या करता था, कर वसूलता था, तो कह सकते हैं हाँ ये कर भी वसूलता था। लेकिन हमें इसमें से पूछ रहा है चारों में से कि इनकैरेक्ट कौन सा है, यानी गलत कौन सा है, तो कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रमुख था, तो हम कह सकते हैं हाँ जो अमर नायक होता था वो सेना का क्या होता था, प्रमुख होता था, ये भी सही है। अब इसमें पूछा इनके पद वंशानुगत और स्थानांतरित स्थानांतरित न किए जा सकने वाले थे, तो हम कह सकते नहीं, इसके पद मतलब स्थानांतरित किए जाते थे, क्योंकि अगर ये राजा को जब कर नहीं दे पाता था तो इसके पद को क्या करता था राजा, मतलब किसी और को दे देता था इस पद को, ठीक है, तो इसके स्थानांतरित करने वाले ये पद होते थे। हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, सही है, लेकिन उससे पहले 2 और दिया तो उसको पढ़ लेते। वे राजा को कर चुकाते थे, दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते थे, तो कहते हैं हाँ ये भी सही है। इनमें से कई नायकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, हाँ ये स्वतंत्र भी कुछ समय बाद जब ये पावरफुल हो जाते थे तो ये अपने राज्य को क्या करते थे, मतलब खुद एक मतलब कि एक अपनी क्या बनते स्वतंत्र राज्य बना लेते थे। यानी इनका पद जो होता था, हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, क्योंकि इनका पद क्या होता था, अगर ये सही तरीके से अपने पद का निर्वहन नहीं करते थे तो उनका पद क्या होता था, राजा किसी और को उस पद पे दे देता था। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार किसके बारे में बात कर रहा है, अब्दुल फजल। अब्दुल फजल जो था ये क्या था कि अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार, एक इतिहासकार के साथ साथ, ठीक है, अकबर का जो अकबर के बारे में जो किताब है एक जाना जाता है अकबरनामा, अकबरनामा, अकबर से जो संबंधित एक किताब है, कौन सी किताब है, अकबरनामा, कौन सा है, अकबर, अकबर से संबंधित एक किताब है अकबरनामा, अकबरनामा, वो किसने लिखा था, तो अब्दुल फजल ने ही लिखा था, ठीक है। तो इसने क्या जो अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार अब्दुल फजल भूमि राजस्व को किस रूप में वर्णित किया, यानी जो भूमि राजस्व यानी भूमि का जो राजस्व है, ठीक है, उसको किस नाम से वर्णित किया, तो हम कह सकते हैं संप्रभुता का पारिश्रमिक, क्या बोलते हैं, संप्रभुता का जो पारिश्रमिक है उसको इसने कहा था। हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अब्दुल फजल ने, ठीक है, भूमि राजस्व को संप्रभुता का पारिश्रमिक कहा, ठीक है, तो हमारी ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। बाकी अब्दुल फजल ने मतलब कि अकबर के इतिहास के बारे में बात करें, अकबरनामा भी इसने ही लिखा था, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा है हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु हड़प्पा की मुहर किससे बनी हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि जो ये मुहर होती थी वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी, क्या बनती होती थी, सेल खड़ी नामक पत्थर, खड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी मुहर, ठीक है। और इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता होती थी कि किसमें यूज किया जाता था मुहरों का, तो व्यापार के लिए, जब व्यापार के लिए यूज होता था तो ये मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन हमें 4 दिए तो चारों में से किससे जो मुहर किससे बनी होती थी, तो हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्टोन यानी हमारा स्टीएटाइट जो होता है उससे बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दक्कन दंगो आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद ने कब प्रस्तुत की गई? यानी जो दक्कन दंगो आयोग था उसकी रिपोर्ट जो थी, ठीक है, दंगों का, ठीक है, आयोग की रिपोर्ट जो थे 1787 में प्रस्तुत की गई थी ब्रिटिश संसद में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ब्रिटिश शासन से पूर्व अवध में कुल गांवों में से कितने प्रतिशत गांव तालुकेदारों, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे गांवों की जमींदारी, ठीक है, बहुत सारे गांवों की जब जमींदारी किसी को मिल जाती थी तो उसको तालुकदार कहते थे। जो तालुकदार होते थे, ठीक है, यानी गांवों की जमींदारी कह सकते हैं एक तरीके से, गांवों की क्या थी? जमींदारी। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि जो कितने अवध में कुल गांवों में कितने प्रतिशत गांव तालुकेदारों के अधीन थे, तो हम कह सकते हैं 66%। कितने थे? 67%, सॉरी 67% जो थे, ठीक है, तालुकदारों के अधीन थे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए आरंभिक अभिलेखों में से उल्लिखित राजा प्रियदर्शी कौन थे? राजा प्रियदर्शी अभी बताए थे, राजा प्रियदर्शी या सम्राट किसको कहा जाता था? तो अशोक को कहा जाता था। तो जेम्स प्रिंसेप ने किसके अभिलेख को पढ़ा था? तो हम कह सकते हैं कि जेम्स प्रिंसेप जो था वो किसके अभिलेख को पढ़ा था? प्रिंसेप जो था ये किसके अभिलेख को पढ़ा था? तो अशोक के। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित ग्रंथों को उनके संकलित किए जाने के आधार पर अधीनतम से, यानी अधीनतम का मतलब क्या होता है? प्राचीन। और प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना कह सकते हैं। और नवीनतम का मतलब नया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सबसे पुराने से सबसे नए के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या कह रहा है? सबसे पुराने से हमें किधर जाना है? यानी पहले पुराना को पहला मानना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसके पुराने से नए की तरफ क्या करना है? हमें व्यवस्थित करना है। तो पुराने से नए की तरफ व्यवस्थित करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे नया क्या है। सबसे नया हमारे पास जो है रामायण है। क्या है? रामायण और महाभारत। जो रामायण और महाभारत वो हमारा सबसे क्या है? नया है। तो हम कह सकते हैं जो सबसे नया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चेक किया जाए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस टाइप से भी ये सही है। हमें पता चल गया कि सबसे नया रामायण और महाभारत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन मिला तो ले कि सही है। तो जो ये लिखा गया अष्टाध्यायी था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और ये जो धर्म सूत्र था, ये हमारा कह सकते हैं कि धर्म सूत्र जो था अष्टाध्यायी के बाद लिखा गया। मनुस्मृति क्या है? रामायण के बाद थी, मतलब पहले थी। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे नया हमारा रामायण था। अगर सबसे उसके बाद करें बात तो मनुस्मृति, फिर इसके बाद धर्मसूत्र हमारा था, फिर अष्टाध्यायी था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए जो होगा वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की हज समिति किसकी बात कर रहा है? ये बना कब था भाई? 22 जुलाई को। कब बना था? 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो हम कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला नागरिक क्या था? भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक यानी क्यों बोले गए इनको? क्योंकि ये भारत के प्रथम क्या थे? प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन में से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं मिल रहा है। आरवी धुलेकर दिख रहा है, बेगम अजीज रसूल दिख रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत दिख रहे हैं, जेबी कृपलानी दिख रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास ध्वज समिति के अध्यक्ष जो थे, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ध्वज समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, जो ध्वज समिति के अध्यक्ष बने तो फिर इसके बाद इनको हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो इनको कह सकते हैं भारत के प्रथम नागरिक थे। ठीक है, भारत के प्रथम। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा, ठीक है, वो जाएगा डी के साइड, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थी, ठीक है, ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ठीक है, इसके जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही है। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने तो जरूर थे, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या है, इनके जगह पे कौन बन गए? जेबी कृपलानी जो थी वो क्या बन गए? ध्वज समिति के अध्यक्ष बन गए।
ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सूची 1 से सूची 2 के साथ मैचिंग कराइए। ठीक है, यहाँ पे हमें जारी सिक्के दिए, किसके द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया, तो हम कह सकते हैं कि मौर्य जो थे इनके द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया था, तो आहत जो सिक्का था, आहत। ठीक है, ये सिक्का जारी किया। कुशाणों ने सबसे बड़ी संख्या में कौन, सोने और चांदी, बहुत अमीर थे दोनों, ये सब सोने और चांदी के सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के जो था। ठीक है, सोने और चांदी का जो सिक्का था, सोने और चांदी के सिक्के जो थे, सोने के सिक्के कह सकते हैं, चांदी के सिक्के जो से थे वो क्या कुशाणों ने चालू किया। वही जो योद्धा होते थे तांबे के सिक्के, कौन से सिक्के थे, तांबे के सिक्के। और यूनानियों ने क्या था, नाम के साथ कुछ चित्र के साथ जो सिक्का जारी किया, और किसने किया था, यूनानियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो जाएगा, ठीक है, और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो पहला का ये पहला हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा का हमारा चौथा हो जाएगा, और चौथा का हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन मिला लिया जाए तो पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का चौथा, ये ऑप्शन कट गया, चौथा का तीसरा। आते इस पे, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, यानी कि हम मौर्यों के द्वारा आहत सिक्के और कुशाणों के द्वारा सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, वही और योद्धों के द्वारा तांबे के सिक्के। और जो भारत में इंडो ग्रीक वाले यूनानी जो थे, उन्होंने तांबे के नाम के साथ सिक्के जारी करना स्टार्ट कर चुके थे। शासकों के नाम हो गया और साथ में प्रतिभा कुछ थी, ठीक है, सिक्के पर जारी करना स्टार्ट कर चुके थे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यात्री अपने देश से सही जोड़ा गया, कौन सा देश यात्री कहाँ का था, तो हम कह सकते हैं अल बिरूनी जो था ये कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान, यानी अल बिरूनी जो था वो कहाँ का था, तो उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। वहीं पे बात करते इब्न बतूता, ये कहाँ का था, तो मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का। वहीं पे एंटोनियो जो था ये कहाँ का था, तो ये स्पेन का था। ये सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही है। यानी कि पूछा है कि कौन सा यात्री अपने देश से सही जोड़ मतलब सही है। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे अफानिस, ठीक है, जो दिया है ये इटली का ना होकर ये कहाँ का था, तो रूस का था। अफानिस जो था ये निकितिन जो था ये कहाँ का था, तो इटली का ना होकर रूस का। तो हमारे आपसे जो पहले अल बिरूनी जो था वो कहाँ का था, तो उज्बेकिस्तान का। इब्न बतूता मोरक्को का था। ठीक है, एंटोनियो जो था ये स्पेन का था। और अफानिस जो था वो कहाँ का था, तो रूस का था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एजीरंगा के अनुसार वास्तविक अल्पसंख्यक कौन है। भाई जो गरीब और दलित है वही क्या है, एजीरंगा के अनुसार क्या था, वही क्या है, वास्तविक गरीब है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, अल्पसंख्यक कौन है पूछ रहा है, तो जो गरीब और दलित है, ठीक है, वो क्या है, एजीरंगा पूछा है। एजीरंगा के अनुसार पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक वास्तविक अल्पसंख्यक कौन है, तो जो दलित और गरीब है, कौन है, जो दलित और गरीब है वो क्या है, वही क्या है, वास्तविक अल्पसंख्यक है। लेकिन एजीरंगा थे कौन, तो ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन हुए तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ ऐसे जान सकते हैं कि बस आंदोलन से ये क्या थे, एजीरंगा संबंधित थे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल के इंडो फारसी स्रोतों में से कौन सा शब्द किसान को निरूपित नहीं करता, यानी निरूपित का मतलब होता है कि किसान से संबंधित कह सकते हैं। कौन सा जो वर्ड है वो किसान से संबंधित नहीं है, कौन सा वर्ड जो है किसानों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो मुजारिम होता था ये क्या होता था, एक अधिकारी था। ये क्या होता है, मुजारिम जो था अधिकारी था वो कर लेता था। रैयत जो होता है ये किसानों के समूह को कहते हैं। रैयत जो है किसानों के क्या होते हैं, किसानों को कह सकते हैं। किसानों का समूह तो महालवाड़ी शायद कहते हैं, यहाँ पे किसानों को कहते हैं। ठीक है, किसानों को क्या कहते हैं हम लोग, रैयत। और खारबंदी जो होता है किसानों के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, किसानों के द्वारा किया गया कार्य, किसानों के द्वारा किया गया जो कार्य होता है, जो कार्य होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, खारबंदी बोलते हैं। ठीक है, खारबंदी बोलते हैं। आसामी, ये मुगल साम्राज्य के दौरान जब मुगल शासन था भारत में तो उस दौरान क्या था, किसानों को हम लोग बोलते थे आसामी बोलते थे। इस आधार पर कह सकते हैं कि जो मुजारिम है वो क्या है, एक प्रकार से किसानों से संबंधित वर्ड नहीं है, क्योंकि जो मुजारिम है वो क्या है, अधिकारी है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैन धर्म और उसकी शिक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आते हैं जैन धर्म पे।
जैन धर्म उसकी शिक्षाओं के बारे में लिखने से कौन सा कथन गलत है? जैन धर्म के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है संपूर्ण विश्व कैसा है, विश्व जो है वो संजीव है। हाँ ये तो ठीक है। यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी क्या है, जीवन है। इसी वजह से ये लोग चलते भी थे तो देख कर चलते थे कि रास्ते में कहीं चींटी ना हो। ठीक है, तो यानी ये लोग कह सकते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट सही है। महावीर स्वामी पहले 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी से पहले नहीं, यही 24वें थे। कौन थे? यही 24वें थे। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बी है वो भी गलत है। जीवों को हानि न पहुंचाना जैन धर्म का मूल सिद्धांत था, तो हम कह सकते हैं हाँ, बहुत आदर्शवादी लोग थे ये लोग। और इसमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल संसार का त्याग कर प्राप्त की जा सकती है, तो कहते हैं हाँ ये सही है। ठीक है, इसीलिए ये लोग घर द्वार सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाते थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो क्या है, ये मतलब सही है। अब पूछ रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। जैन धर्म में जब ये पूछ रहा है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। अभी महावीर स्वामी इन्होंने महावीर स्वामी मतलब कि 24वें तीर्थंकर, पहले इनसे पहले 24 नहीं थे, यही 24वें थे। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब पूछ रहा है गांधी इरविन समझौता, फिर लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? दांडी यात्रा 1930 में। गांधी जी ने नमक बना के क्या तोड़ा था, नमक कानून को खत्म किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 31 में। गांधी इरविन समझौता 31 में ही हुआ था। तो इस हिसाब से अपना देख क्या कह रहा है कि सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। क्या करना है हमें? इसको मतलब कि ऑर्डर में लगाना है। अब तो देखा जाए कि इसमें सबसे पहला हमारा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तीसरा हमारा कौन हो जाएगा? तीसरा 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 ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा EDA, EDA, एक सेकेंड, गांधी इरविन समझौता, हाँ ये हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो हम लोग का 29 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 31 में हुआ था। और ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो भी कब हुआ था? 31 में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सही का मतलब कि समय से लगाई, तो इसका जो हमारा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और तीसरा हमारा जो हो जाएगा वो या तो ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा, ए या बी। और हमारा सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? तो हमारा सी हो जाएगा। तो इस हिसाब से सी जिस किस में है, तो यहाँ पे जो सी है इसमें भी दिया है, यानी कि सी, कंफ्यूजन, सी, ई डी, एक सेकेंड, ई डी बी ए सी, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ई डी, ई हमारा पहला हो जाएगा, फिर दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा हमारा बी, ये ए ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला हमारा बी हो जाएगा, फिर इसके बाद ए होकर फिर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यानी हमारा पहला ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें दिया है अगला नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है हमें वचन। वचन जो है किससे संबंधित है? तो हम कह सकते हैं कि वचन जो हमारा है वो किससे संबंधित है? तो कर्नाटक से। किससे संबंधित हमारा हो जाएगा? कर्नाटक से। वही बात करें कि जो हमारा अभंग दिया है, अभंग किससे संबंधित है? तो हमारा जो अभंग से संबंधित है तो वो क्या है? ये संत से संबंधित है। और वो उलट बासी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो कबीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कबीर से। और इसके बाद हमें दिया है कि चौथा नाम कीर्तन जो दिया है वो किससे संबंधित है? तो कर्नाटक के, सॉरी कर्नाटक से नहीं, असम के शंकर देव से। किससे संबंधित है? असम के शंकर देव से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पहला का हमारा जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, और दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, और तीसरा का हमारा तीसरा हो जाएगा, और चौथा का हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन हमारा क्या चला जाएगा यहाँ पे? पहला का चौथा। ठीक है, तो पहला का चौथा, इसमें ये तो कट गया, ये भी कट गया। पहला का चौथा, दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का पहला। तो हमें ऑप्शन हमारा जो सी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस राजमहल की पहाड़ियों के संथालों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संथालों को ब्रिटिशों ने राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए अनुरोध किया, हाँ, तो हम कह सकते हैं हाँ, संथालों को ब्रिटिश जो सरकार थी, ठीक है, इसने क्या किया, अनुनय किया। क्यों अनुनय किया था? क्योंकि वो जानते थे कि जब वो पहाड़ियों में रहेंगे तो जो ब्रिटिश सरकार का जो कार्य है वो देख पाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि विस्तृत, ठीक है, भूक्षय तथा दमिनी को पहाड़ियों की भूमि के रूप में घोषित किया गया, तो कह सकते हैं नहीं। और इसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि पहाड़ियों ने संथालों को बलात्कार पहाड़ियों के विपरीत क्षेत्र में वापस जाने के लिए बाध्य किया, तो हम कह सकते हैं नहीं, बाध्य नहीं किया। और चौथा क्वेश्चन जो चौथा ऑप्शन दे रहा है कि 1855 के संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल परगना का सृजन हुआ, तो हम कह सकते हैं हाँ, यहाँ से हमें क्या किसका सृजन हुआ था, तो संथाल जो फरगना था उसका यहाँ से क्या हो जाता है, परगना का सृजन हो जाता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, ए और जो डी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस सूफी संत के जो थे, ठीक है, अनुयायी थे, ठीक है, अनुयायी थे, तो हम कह सकते हैं कि जो अमीर खुसरो था, क्या था, इसको क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो को हम लोग बोलते क्या है, हम बोलते हैं कि तोते हिंद बोलते हैं, तोते हिंद बोलते हैं। अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं, तोते हिंद, यानी जो भारत का तोता, जो कह सकते हैं कि जो भारत का तोते हिंद, इनको बोलते हैं अमीर खुसरो को, ठीक है। ये क्या थे, इतिहासकार भी थे, साथ में क्या थे, मुगल दरबार में कह सकते हैं कवि भी थे, ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, तोते हिंद। तो ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये इससे संबंधित थे, क्या था, अमीर खुसरो जो किससे संबंधित थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित थे। अब इसके बाद आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा है, सहायक संधि के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट पूछा। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था, क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, 98 में, ठीक है, इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, तो हम कह सकते हैं हाँ, बनाया था। यानी जो सहायक संधि जो था, सबसे अगर जो इसकी स्टार्टिंग की गई थी, किसके समयकाल में की गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका किया था। अब इसके बाद ये कुछ दूसरा ऑप्शन हमें दे रहा है कि अंग्रेज अपने सहयोगी को बाहरी व आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करते थे। जो अंग्रेजों के जो सहयोगी होते थे, यानी जो उनके मित्र होते थे, उनको क्या करते थे, बाहरी और आंतरिक आंतरिक से मतलब क्या करते थे, खतरों से क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन यहाँ पे अब तीसरा क्वेश्चन ने हमें पूछा क्या है, गलत पूछा है, क्या पूछा है, गलत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा हो जाएगा, अंग्रेज सहयोगी राज्य में सैन्य टुकड़ियों को बनाए रखने के लिए संसाधन प्रदान करते थे। तो यहाँ पे जो पूछा है कि अंग्रेज सहयोगी राज्य, अंग्रेज को जो मतलब जो इनके अधीन राज्य है जो भी थे, ठीक है, सैन्य टुकड़ियों को बनाए रखने के लिए संसाधन प्रदान करते नहीं थे, संसाधन क्या करते थे, लेते थे। जो इनके अधीन राज्य होते थे उनसे क्या करते थे, संसाधन लेते थे, कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करें, उसके बदले में आप हमें क्या दीजिए, संसाधन दीजिए, यानी कुछ पैसे दीजिए कर के रूप में, चाहे जैसे भी, ठीक है, ये होता था। तीसरा चौथा पूछा, अन्य शासकों से समझौते करने या युद्ध में शामिल होने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों की अनुमति लेनी होती थी, जो इनके अधीन होते थे, ठीक है, जो इनके अधीन होते थे, यानी जो इनके अधीन होते थे, जो इनके अधीन होते थे, उनको क्या लेनी होती थी, अनुमति लेनी आवश्यक थी, लेनी होती थी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे जो होता था, देता नहीं था, उल्टा क्या करता था, लेता था। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही है। सहायक संधि क्या होता था, तो सहायक संधि में क्या होता था कि ये जो वेलेस्ली के काल में स्टार्ट हुए थे, तो इसके अधीन क्या होता था, जो भी राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था, क्या करता था, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था, ठीक है, तो उसको बदले में ये अंग्रेज क्या देते थे, अंग्रेज उसको बदले में क्या देते थे, तो सुरक्षा देते थे, क्या प्रदान करते थे, सुरक्षा, ठीक है। तो अंग्रेज बदले में इनको क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सहायक संधि था, ये वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। वेलेस्ली ने जब स्टार्ट किया था, ये 1798 में स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या होता था कि इसमें क्या होता था, जो भी राज्य क्या करते थे, सहायक संधि पे हस्ताक्षर करते थे, राज्य क्या करता था, सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता था, तो उसको बदले में ये अंग्रेज क्या प्रदान करते थे, तो सुरक्षा प्रदान करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, और राज्य इनको बदले में क्या देता था, संसाधन, ठीक। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं 17वीं सदी में ग्राम पंचायतों के कार्यकरण के बारे में सही कथनों को चिन्हित कीजिए। इसमें से सही जो स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायतों के प्रधान, ठीक है, पंचायतों के प्रधान, इसमें से सही स्टेटमेंट जो पूछ रहा है, ठीक है, पंचायतों के प्रधान, ठीक है, मुखिया होता था, जो मुकद्दम या मंडल कहलाता था, तो हम कह सकते हैं हाँ, ये सही है, ठीक है। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि मुखिया का चयन सम्राट द्वारा किया जाता था, नहीं, गांव के लोग करते थे,
ठीक है। अब इसका तीसरा हमसे पूछ रहा है कि पंचायत यह सुनिश्चित करता था कि विभिन्न समुदाय के मध्य जाति बंधन अछूते रहे, तो हम कह सकते हैं कि पंचायत ये तय नहीं करता था, पंचायत ये तय नहीं करता था। पंचायतों का पटवारी जुर्माना और दंड लगाए जाने के संबंध में लिखित में से अभिनिश्चित था, तो कह सकते हैं नहीं, ये नहीं था। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा है कि पंचायत यह सुनिश्चित करता था कि विभिन्न समुदायों के मध्य जाति बंधन अछूते रहे, तो हम कहते हैं हाँ, ये भी सही था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है कि 1951 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का हस्तिनापुर गांव में खुदाई किसने कराई थी, तो हम कह सकते हैं बीबी लाल जो थे उन्होंने क्या किया था, हस्तिनापुर क्षेत्र में क्या किए थे, खुदाई करवाए थे। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता, आते पेज पे दूसरे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इसको सबसे पहले एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। कौन सी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता बोलते थे, इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। किसने खोज की थी, इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंधु या इसकी सहायक नदियों के बीच का क्षेत्र था, सिंधु या इसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र था, इस वजह से इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा क्या नाम हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता बोलने का 2-3 रीजन था। एक तो कांस्य का जो होता सर्वाधिक उपयोग होता था, क्या होता था, सर्वाधिक उपयोग होता था। दूसरा यहाँ से इसके क्या मिले थे, हमें साक्ष्य मिले थे। ठीक है। ये साक्ष्य हमें क्या, कांस्य की मूर्ति हमें कहाँ से मिली थी, तो कांस्य की जो मूर्ति थी, जो कांस्य की मूर्ति थी वो हमें कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो ये कह सकते हैं कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं नगर नियोजित प्रथम बोल सकते हैं इसको, एक और नाम से जाना जाता है प्रथम नगरी सभ्यता। किस नाम से जाना जाता है, प्रथम नगरी सभ्यता। क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाधिक क्या थे, विकसित हमें जो नगर मिले थे वही इस सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले थे। ठीक है। विकसित जो नगर के परिमाण मिले थे हमें कहाँ से मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो बात करते हैं तो यहाँ पे जो व्यापार होता था, ठीक है, व्यापार जो होता था वो कैसा होता था, तो 2 तरीके से। एक तो आंतरिक होता था, एक बाहरी व्यापार होता था। बाहरी व्यापार में जैसे हम कह सकते हैं कि ओमान से होता था, मेसोपोटामिया से होता था। वही बात करते हैं कि आंतरिक व्यवहार में जैसे दक्षिण भारत से सोने का साक्ष्य, मतलब सोने का होता था। वही जो राजस्थान का खेतड़ी वाला क्षेत्र था वहां से तांबा, राजस्थान के जो खेतड़ी वाला क्षेत्र था, राजस्थान के खेतड़ी से हमें क्या मिलता है, तांबा का व्यापार होता था। तो ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी, ये लोग मतलब कि इनकी जो धर्म परंपरा थी वो कैसी थी, तो ये लोग मूर्ति पूजा नहीं, प्रकृति की पूजा करते थे, ये कह सकते हैं। और इसमें सर्वाधिक जो फेमस था वो क्या था, मोहनजोदड़ो। क्या था इसमें जो सर्वाधिक फेमस था वो कौन था, मोहनजोदड़ो। इसको किस नाम से जानते हैं, तो मृतकों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। और इसके बाद एक और क्षेत्र था जिसे कालीबंगा, क्या बोलते हैं, कालीबंगा। अब ये कालीबंगा जो था, इसका मतलब होता था काले रंग की चूड़ियां। क्या होता था, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की क्या होता था, इसका मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ संबंधित। अब इसमें दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या क्वेश्चन दिया हमें, यानी हमें दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णक्रम में थी और इसमें कुछ चिन्ह अंकित थे, हम कह सकते नहीं। इसकी लिपि जो थी वो कैसी थी, चित्रात्मक थी। कैसी थी, ठीक है, वर्णक्रम में नहीं थी। जो अभी तक भी इसकी लिपि क्यों क्या हुआ, पढ़ा नहीं गया है। कैसी लिपि अभी तक है, जिसको पढ़ा ना गया, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा बात करते हैं, इसमें वाट क्या पूछा, वाट। ठीक है। इसमें जो
सॉरी लिपि की बात कर रहा है, तो इसकी लिपि जो होती थी चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और तीसरा इसमें दूसरा पूछा, वाट समांतर पत्थर निर्मित जिन्हें सिलखड़ी कहा जाता था और ये समांतर बेलनाकार होते थे। इसमें इसका आकार ही नहीं होता था, बेलनाकार नहीं, ये बहुत सारे आकार के होते थे, जैसे कि इसका बहुत सारा मतलब कि वो बहुत अनेकों आकार के होते थे, मतलब कह सकते हैं वृत्ताकार होता था, ठीक है, वर्गाकार होता था, तो बेलनाकार नहीं होता था। और इसके बाद पुरोहित राजा अंकित शिला प्रतिमा मिली थी और यह मेसोपोटामिया के इतिहास से मिलती जुलती थी, तो हम कह सकते हैं हाँ, यहाँ से एक पुरोहित के मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र था वहां से हमें एक पुरोहित की मूर्ति मिली थी जो मेसोपोटामिया संबंधित थी। किससे संबंधित थी? मेसोपोटामिया से। और वहीं पे बनावली में हल के साथ मिले, तो हम कह सकते हैं हाँ, बनावली के टेराकोटा से हमें क्या मिले थे? हल के साथ। यानी कि इसमें इन कैरेक्टर पूछा था, क्यों कैरेक्टर पूछा था, सही पूछा था, तो सही जो होंगे हमारा क्या हो जाएगा? सी और डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी और डी यानी 4 यहाँ पे क्या है? सही है। यहाँ पे जो लिपि की बात कर रहा था, लिपि तो क्लियर है, वाट जो होते थे, यानी यहाँ पे जो एक सेकंड, हाँ, अगर यहाँ की बात करें कि यहाँ की जो यहाँ पे 2-3 चीजें बात कर ले, तो यहाँ पे जो बाट यानी कि जो हमें कह सकते हैं कि वजन करने के लिए जो होता था, ये कैसा होता था? तो द्विधारी होता था। कैसा होता था? द्विधारी। ठीक है, द्विधारी का मतलब क्या होता था कि एक 2 किलो का होगा, तो फिर 4 किलो का होगा, फिर 8 किलो का होगा, फिर 16 किलो का, फिर कितना होगा? 32 किलो का। फिर दूसरा एक होता था, मतलब जो नापने के लिए यूज किया, मतलब सॉरी तौलने के लिए यूज किया जाता था, वो कैसा होता था? तो दशमलव प्रणाली थी। कैसी प्रणाली? दशमलव जो प्रणाली थी वो थी, ठीक है, दशमलव प्रणाली थी। इसमें कैसा होगा? 10 किलो का, 20 किलो का, 30 किलो का, ऐसे चलता था, ठीक है। और इसमें मुहर मुहर जो होती थी वो किससे बनाई जाती थी? तो सेल खड़ी से। जो मुहर थी वो किससे बनाई जाती थी? तो सेल खड़ी से। सेल खड़ी से। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश के इतिहास के, ठीक है, पुनर्निर्माण के स्रोत के रूप में कहीं नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी इसका यूज नहीं किया, मतलब कि किसी ने, मतलब कि जैसे कलिंग का शिलालेख, ये किससे संबंधित था? अशोक से, ठीक है। और जो ये क्या था कि मेगास्थनीज का इंडिका जो था, इसमें क्या था? मौर्य साम्राज्य का इतिहास था। मौर्य साम्राज्य का इतिहास था, हम कह सकते हैं हाँ। और इसमें पूछा एरिथ्रियंस का सागर का जो पेरिप्लस था, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था, लेकिन वही कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो क्या था? मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है? सही है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी हमारे यहाँ पे काफी सारे जो 2026 के लिए बैचेस आए हैं, 2026 के लिए जो हमारे यहाँ बैचेस हैं गुरु 2.0, ठीक है, काफी मिनिमम फीस में है, तो आप लोग जरूर से इसको कीजिएगा।